नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कलेक्टर्स एसी चैम्बरों में ना बैठे, बाहर निकले और आवाम के दरमियान काम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। BRS MLAs की असम्बली स्पीकर से मुलाकात। कांग्रेस में शामिल होने वाले MLAs के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोल्हापुर मस्जिद हमले की असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मजम्मत, कहा 6 दिसंबर जारी है। तिहाड़ जेल में बंद के कविता की तबीयत अचानक खराब, अस्पताल में शरीक किए जाने की इत्तला। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया बीबी के अलावे का दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर से कहा कि वो अपने दफातर से बाहर निकले और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। उन्होंने मंगल को सेक्रेटरीट में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो एसी चैम्बरों में ना बैठे, बाहर निकले और आवाम के दरमियान काम करें। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, SPs और दीगर आला औज़ारों के साथ अवामी हुक्मरानी, धरानी पोर्टल के मसाइल, इस सीज़न में काश्तकारी, सेहत आमा, मौसम अमराज, तालीम, अमन व अमान और दीगर मसाइल पर यह इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स के ज़रिए शुरू करदा हर काम पर आवाम को याद दिलाना चाहिए कि ये आवाम दोस्त हुकूमत है। उन्होंने कहा कि फलाह बहबूद और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी कलेक्टर्स पर आयद होती है और इसके लिए फील्ड विज़िट लाजमी है। ये कहते हुए कि हुकूमत हर तालिब इल्म पर तकरीबन 85,000 रुपये माहाना खर्च कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि तालीम का शोबा तेलंगाना की तामीर नौ में अहम रोल अदा करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो हर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का बाकायदगी से मुआयना करें और इनकी कारकर्दगी की निगरानी करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रजावानी के मसाइल को बाकायदगी से हल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में हिंदुत्व हुजूम ने एक मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़ की। जय श्री राम का नारा लगाते हुए शरपसंदों ने गैर मजाज तामीरात हटाओ मुहिम के दौरान कोल्हापुर के एक गाँव की मस्जिद और दरगाह पर हमला कर दिया। कोल्हापुर के विशालगढ़ में शरपसंदों ने एक दरगाह और मस्जिद को नुकसान पहुँचाया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर जारी है। सदर मजलिस ने कहा कि इन जमातों की खामोशी को याद रखें जो ये दावा कर रही है कि उन्होंने अखलाकी जीत हासिल की। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की BJP की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसेक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी रही। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की BJP और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप। हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशाई बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को MIM पार्टी कैंडिडेट्स को अब कामयाब करिए। कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। आपने जो एक्स पे भी कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है, उसको लेकर किस तरह के आप तो ये रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। क्या नहीं सुनिए, आप
ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है। ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं? एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते हैं वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर टीवी चैनल पर आप लोग शुरू करते, रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीसमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक कितने बुलडोजरों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस के रुकन कौंसिल की कविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात है। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 4 माह से तिहाड़ जेल में बंद है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर की दुख्तर के कविता के ख़िलाफ़ सीबीआई और ईडी ने अलग अलग मुक़दमात दर्ज किए हैं। वाज़ेह है कि कविता की जानिब से क़ब्ज़ी सेहत की ख़राबी का हवाला देते हुए ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की जा चुकी है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने बीबी का अलावा डेबिरपुरा पहुंचकर अलम मुबारक को ढट्टी पेश की। इस मौके पर दीगर बीजेपी लीडर्स भी मौजूद थे। बाज़ उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इमाम हुसैन का श्रद्धांजलि करने के लिए मैंने इधर आया था। हर एक साल मैं इस फंक्शन में मैं शामिल हो रहा है। हमारा गांव में, हर एक गांव में पीरला पंडगा हिंदू भाई जो मनाता है, हमेशा पूरा गांव में मिलजुल कर जो रैली बनाता है, फेस्टिवल मनाता है। ऐसी परंपरा आज देश के अंदर जा रहा है। कल जम्मू और कश्मीर के अंदर किरण रिजिजू, हमारा जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पे 35 इयर्स के बाद पहले बार उन्हें पार्टिसिपेट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ओर से हर एक साल हमारे लीडर इसमें पार्टिसिपेट होके श्रद्धांजलि दे रहा है। बीआरएस के एक वफ्द ने आज असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद से मुलाकात की और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की। पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर और सीनियर लीडर टी हरीश राव की क़ियादत में बीआरएस के एक वफ्द ने असेंबली स्पीकर से मुलाकात की और इस सिलसिले में उन्होंने फौरी मदाखलत की अपील की। बाज़ मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी बीआरएस एमएलएस को पार्टी में शामिल करने के लिए धमकी आमेज़ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा बीआरएस के 2 एमएलएस को मुकामी पुलिस हुक्काम की जानिब से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी, जिसमें ख़बरदार किया था कि इनकी जान को ख़तरा है। कहा इसी तरह एमएलए CH मल्लारेड्डी और M राजशेखर रेड्डी के तालीमी इदारों में तामीरात को मुनहदिम करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि रियल इस्टेट कारोबार करने वालों को म्युनिसिपल ओहदेदारों की मदद से हरासा किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि जिस तरह बड़े भाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपोजिशन लीडरों को धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह छोटे भाई रेवंत रेड्डी हमारे एमएलएस को धमकाने के लिए रियासती एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि अवाम यकीनी तौर पर ऐसे एमएलएस को सबक सिखाएगी जो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बीआरएस के 10 एमएलएस, 6 एमएलसीज और एक राज्यसभा मेंबर ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए जिसमें पार्टी के इन्हिराफ के मामलात पर 3 माह के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया गया है, केटीआर ने गैर कानूनी पार्टी बदलने पर स्पीकर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्पीकर को 3 माह के अंदर पार्टी बदलने वाले एमएलएस के खिलाफ फैसला करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने स्पीकर से मुलाकात की, वो अदालत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक फ़ैसला करें। कहा बसूरत दिगर इनके इस ओहदे की तौहीन होगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పార్టీ అయితే ఈ రోజు ఒకవైపు రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ గారు ఢిల్లీలో పోజులు కొడుతున్నారో నిన్ను రాజ్యాంగ సంరక్షకుని అని, అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రాజ్యాంగ భక్షకుల మాదిరిగా ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారో కూడా వారికి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. చేతుల్లో రాజ్యాంగం పట్టుకొని పార్లమెంట్లో పోజులు, బయటికి వచ్చి
కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు వారిని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించే విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రవర్తిస్తున్నారని చెప్పి కూడా నేను స్పీకర్ గారికి గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క జాతీయ మేనిఫెస్టో. ఇదే మన తెలంగాణలోనే తుక్కుగూడలో విడుదల చేయడం జరిగింది న్యాయపత్ర. అందులో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏం చెప్పింది న్యాయపత్రాలు అంటే, we promise to amend the 10th schedule of the constitution and make defection, leaving the original party on which the MLA or MP was elected, an automatic disqualification of the membership in the assembly. ఇది వారు చెప్పిన మాట. ఇది కూడా స్పీకర్ గారికి చదివి వినిపించాం. హర్యానాలో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడుతా ఉంది. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే అక్కడ కిరణ్ చౌదరి గారు బీజేపీలో చేరితే ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ హర్యానాలో అక్కడ స్పీకర్ తో కొట్లాడుతా ఉంది, డిస్క్వాలిఫై చేయండి అని కొట్లాడుతా ఉంది. అది కూడా స్పీకర్ గారికి గుర్తు చేసినాం. దాంతో పాటు స్పీకర్ గారికి మరిన్ని ఉదంతాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి, వారికి గుర్తు చేసినాం. కర్ణాటకలో ఎక్కడైతే బీజేపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తుందని అక్కడి ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య గారు చెప్తున్నారు. 50 కోట్లకొకరు చొప్పున పశువుల సంతలో పశువుల్ని కొన్నట్టు మా ఎమ్మెల్యేలని కొంటున్నారు అని చెప్పి అక్కడ సీఎం సిద్దరామయ్య గారి ఆక్రోశం ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా స్పీకర్ గారికి చెప్పాము. మీరు ఇలాంటివి అనుమతిస్తే ఇలాంటి వాటిని పరోక్షంగా మీరు పట్టించుకోకపోతే పరోక్షంగా ప్రోత్సహించినట్టే అవుతుందని చెప్పి కూడా వారికి చెప్పాం. స్పీకర్ గారు ఏ పార్టీ నుంచి అయితే గెలిచారో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి, అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు గోవాలో అక్కడి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరితో కూడా ఈ రకంగా శపథం చేయించారు. మేమెవరెవరైతే బీఫామ్ తీసుకుంటున్నామో మేము పార్టీ ఫిరాయించము అని చెప్పి శపథాలు చేసిన వైనాన్ని కూడా వారికి గుర్తు చేసినాం. అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో 6 కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేశారు, రాజ్యసభ ఎంపీ అభ్యర్థిగా. అక్కడ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గారు డిస్క్వాలిఫై చేస్తే వారు దాన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు పోయారు. సుప్రీంకోర్టు ఆ విషయంలో మేము అడ్డురాము, స్టే ఇవ్వము, స్పీకర్ గారు చేసింది కరెక్టే అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో తీర్పిచ్చింది. పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా సీరియస్ గా ఉందనే విషయాన్ని కూడా వారికి చెప్పాము. ఇంకా మహారాష్ట్రలో కూడా జరుగుతున్న విషయాలు కూడా చెప్పాము. ఇదంతా స్పీకర్ గారికి చెప్పి మేము వారికి చెప్పిందల్లా ఏమంటే, సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలు క్లియర్ గా ఉన్నాయి, మీకు కాపీ కూడా ఇస్తున్నాం సార్, మిమ్మల్ని కొంతమంది తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు, ఏమీ కాదని, మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకున్నా ఇబ్బంది రాదని. रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज डबीरपुरे का दौरा करते हुए बीबी के अलावे पर हाजिरी दी और अलम मुबारक को ढट्टी पेश की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO लियाकत हुसैन व दीगर मौजूद थे, जबकि अजमतुल्लाह हुसैनी ने इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड के अरकान के साथ दारुशिफा में मुहर्रम के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीबी के अलावा को आने का आज मौका मिला मुझे, आज यहाँ पर आके मैं ज़ियारत करके, क्योंकि आज 9 मुहर्रम है, बहुत अहम दिन है, और कल 10 मुहर्रम है। कल के इंतजामात को लेके और आज के इंतजामात को लेके यहाँ पर मैं मुतवल्ली साहब उन लोगों से मैं बात किया हूँ, यहाँ के जिम्मेदारों से भी मैं बात किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुजावरों से भी बात किया हूँ। तो इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर भीड़ ज़्यादा आती है, ज़ाराइन ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे अकीदे के साथ आते हैं, किसी किस्म की कमी ना हो वो हम वक्फ बोर्ड की तरफ से हर चीज़ की हम देख रहे हैं राष्ट्रीय निगरानी में। क्योंकि मैं बीच में पहला भी मेरा दौरा हो चुका था और आज भी देख के मैं बात किया हूँ, और किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, किसी किस्म की कोई चीज़ की, तो वक्फ बोर्ड उसके लिए हम है बोल के मैं यहाँ पर उनको तयक़ुन देने की मैंने कोशिश की है। और इसके बाद हम पहली बार वक्फ बोर्ड की जानिब से, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा जुलूस रहता है, लोग बहुत अजला से भी लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ाराइन और अक़ीदतमंद लोग आते हैं, उनको तकालीफ ना हो, इसलिए हम वक्फ बोर्ड पहली बार तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से कंट्रोल रूम का भी क़याम अमल में आया है यहाँ पे दारुशफ़ा पे, उसको भी हम अभी उसको इनाग्रेशन करते हुए हम वापस लौटेंगे। और जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि आशुर खाने, सबील और अंजुमन को जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी और दरख्वास्त से आए थे, जो दरख्वास्तों को हम जो रिपोर्ट मंगाए हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें से कुछ वेरिफिकेशन के स्टेज पे है, और जो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गए हैं उनको आज अभी हम वक्फ बोर्ड के जानिब से उनके भी आशुर खानों को और सबील्स को, अंजुमन को पैसे तकरीबन 10 लाख रुपये वक्फ बोर्ड की जानिब से आज भी रिलीज किया जा चुका है। तो आगे भी जो दरख्वास्त हैं उनको भी हम वेरीफाई करने के बाद उनको भी हम रिलीज करेंगे। आज हम 10 लाख चिल्लर रुपये आज हम रिलीज करें आज की तारीख में। आज
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक अफसोसनाक वाक़े ने बड़े पैमाने पर गम और गुस्से को जन्म दिया। एक हुजूम ने मस्जिद के ऊपर चढ़कर ज़ाफ़रानी झंडा लहराया और इमारत को नुकसान पहुंचाया। जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन व पैट्रियोटिक व्यूज़ के एडिटर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और एक ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ फ़ौरी सख्त कार्रवाई करें। रियाज अहमद ने इत्तेहाद और अमन के उसूलों को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस वाक़े पर सियासी रहनुमाओं बशमुल राहुल गांधी से भी उन्होंने मुतालबा किया कि वो इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। रियाज अहमद ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफ़ा अफसोसनाक है। कहा और इस वाक़यात पर वज़ीर आज़म की खामोशी भी बेहद अफसोसनाक है। तलाक़ याफ्ता खातून अपने साबिक़ा शौहर से माहाना पैसे हासिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद जो आप तमाम मीडिया को बताया गया उसी को रिटीरेट कर देता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस जजमेंट को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के ख़िलाफ़ करार दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ करार दिया गया। और तीसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फ़ैसला लिया है कि हम कैसे लीगल एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे इस जजमेंट के ख़िलाफ़। मेरी मुख्तसर सी राय ये है कि आप देखिए कि एक तो तलाक़ हो गया तो 1986 का एक्ट एक है, इद्दत पीरियड में डिवोर्सी वुमन को आपको देना है। फिर एक एक्ट ये हो गया, दूसरा 125 CRPC हो गया, तीसरा ट्रिपल तलाक़ का कानून हो गया, चौथा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। चार एक्ट है। अब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है। फिर तलाक़ सबसे बुरी चीज़ है इस्लाम में अल्लाह की नज़र में, और डिवोर्स अगर जब हो जाता है तो उसका इद्दत का पीरियड होता है, उसके बाद कोई ताल्लुक़ रहता ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ का। तो आप ये जो 86 का एक्ट, 125 CRPC, ट्रिपल तलाक़ का जो गलत कानून जो महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार ने बनाया, और चौथा डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये चीज़ें हैं। अगर सर एक वुमन मतलब शादीशुदा औरत को छोड़ने के बाद, डिवोर्स के बाद, उसका भी तो मेंटेनेंस पति पे ही होता है ना सर। मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट वुमन नहीं है या फिर अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो उनको भी नहीं, आप 86 का एक्ट पढ़िए। 86 के एक्ट में आपको लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस इतना दिया जा सकता है कि उनको, पहले तो आपको इस्लाम समझने की ज़रूरत है। जो पैसे वाइफ को शादी के वक्त दिए जाते हैं, महर बोलते हैं, उसको रिटर्न किया जाता है डिवोर्सी को। फिर उनका मेंटेनेंस, नानो नफ़ा जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। और इस्लाम में शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई, जन्म जन्म का साथ नहीं है। तेलंगाना में BRS पार्टी की एक और रुकन असम्बली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पटेंचेरू असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले महिपाल रेड्डी ने पीर की शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और कांग्रेस का खंडवा पहनकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह अब तक 10 BRS के अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भोसले नारायण राव पटेल साबिक़ा MLA व कांग्रेस पार्टी तालुका मुधोल इंचार्ज की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी भैंसा वफ्त, जिनमें सैयद शाहिद मलन टाउन सदर, शंकर चंदरे, ओम प्रकाश, चंदूलाल काउंसलर, हफीज़ुल्ला खान, मकसूद खान, अब्दुल लतीफ़ व दीगर ने भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS से इनके चैम्बर में मुलाकात की और शॉलपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर भैंसा कांग्रेस पार्टी के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। कलेक्टर्स AC चैम्बरों में ना बैठे, बाहर निकले और आवाम के दरमियान काम करें।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। बीआरएस एमएलएस की असेंबली स्पीकर से मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोल्हापुर मस्जिद हमले की असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मजम्मत, कहा 6 दिसंबर जारी है। तिहाड़ जेल में बंद के कविता की तबीयत अचानक खराब, अस्पताल में शरीक किए जाने की इत्तला। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया बीबी के अलावे का दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।